नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑफिसर निर्माण चैनल पर। तो आज का हम इस वीडियो में लेके आ गए हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये हम लोग के छठा चैप्टर है और छठा वीडियो भी है। अगर 5 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर और बिल्कुल थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जितने भी हम लोग करा रहे हैं सब थियोरिकल है। और आप लोग इतना अगर कर लेते हैं कवर तो आप लोग के किसी भी चाहे आरआरबी, एनटीपीसी या फिर अगर आप लोग बीपीएससी यूपीएससी के भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आप लोग के बहुत ही यहाँ से हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग के देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, इसको कहाँ से लिया गया है, उसके बाद कितने मौलिक अधिकार होते हैं, तो और से इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के जितने भी वीडियो इस चैनल पर डाला जाए तो आप लोग के भी पहुंच जाए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार का डिफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं कि जनता के प्रदत्त संविधान द्वारा वैसे अधिकार है जो उनके हितों का संरक्षण करता है। या अगर कोई भी व्यक्ति को क्या होता है कि किसी भी तरह से अगर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है या समाज में के लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है लोगों के साथ, तो उसके संरक्षण करता है। यानी हमारा जो संविधान है वो संविधान वो हितों का संरक्षण करता है, यानी सभी को जीने का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसे कहाँ से लिया गया है तो याद कर लीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है मौलिक अधिकार को, याद रख लीजिएगा। और इसका जो वर्णन कर सकते हैं भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो 12 से 35 तक याद कर लीजिएगा। और भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द जो है ये वर्णन किया गया है ये मौलिक अधिकार के संदर्भ में। ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है भाग 3 को मौलिक अधिकार के यानी मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? तो यानी भाग 3 को जो वो भाग 3 है वो मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा और समझते चलिएगा, ठीक है। आप लोग के यहाँ से याद कर लीजिएगा तो एक भी आप लोग के ऑब्जेक्टिव जो आने वाला है संविधान से, वो संविधान से आप लोग के कहीं नहीं छूटेगा। अगर हमारे सीरीज बाई सीरीज देखते चलिएगा तो आप लोग को अभी दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मौलिक अधिकार जो है वो संशोधन हो सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, याद रख लीजिएगा। मौलिक अधिकार को संशोधन किया जा सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल यानी ऐसा स्थिति आ जाए जैसे युद्ध हो जाए, युद्ध छिड़ जाए या गृह युद्ध हो जाए या किसी भी ऐसा यहाँ पे महामारी जैसे समस्या आ जाए हमारे देश में, तो उस समय जो है हमारा मौलिक अधिकार कुछ मौलिक अधिकार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत, याद रख लीजिएगा, 352 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो जीवन और व्यक्तिगत का स्वतंत्रता आप लोग के आगे बताने वाले हैं, ठीक है। जीवन के और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता क्या होती है, तो ये जो है ये दोनों छोड़कर बाकी अन्य जो क्या है अनुच्छेद है उसको स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा इस है क्या चीज़, तो ध्यान से देखिएगा कि मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल अधिकार जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। ध्यान से देख लीजिएगा, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन याद रख लीजिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा क्या के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संपत्ति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद याद रखिएगा कितना में है, तो अनुच्छेद 31 और जो है 19 के एफ में मौलिक अधिकार की सूची से ही इसको हटा दिया गया है और 300 के ए में रख दिया गया है। कहाँ? 300 के ए में रख दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार के रूप में हम लोग जानते हैं। इसे कानूनी के अधिकार यानी आपका जो संपत्ति है वो संपत्ति को एक प्रकार से मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आ सकता है। यानी आप लोग जितने भी आप लोग की अर्निंग होगा यानी मनी आएगा
वो आप लोग के संपत्ति पर सरकार का भी अधिकार होगा, ठीक है, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। जैसे भूमि भी अगर आप रखते हैं, भूमि के बारे में अगर बात करें तो भूमि भी अगर आपके पास है तो सरकार अगर वहाँ पे चाहेगा, मतलब कि आप लोग की ऐसी व्यर्थ भूमि है आप लोग के नाम पे है, तो वहाँ से सरकार चाहेगा कि हम मतलब यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा। यानी अगर सरकार के काम में अगर बाधा आ जाता है किसी भी तरह से तो वहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा। उसके लिए आपको सरकार जो है मुआवजा के रूप में पैसा देगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे कितने, तो 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 के एफ को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि मूल संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार थे उसमें से एक हटाकर बाकी 6 मौलिक अधिकार है, वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं, तो 6 हैं और वो निम्न प्रकार के हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला है समता और समानता का अधिकार, ठीक है, समता या समानता का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और नेक्स्ट है क्या चीज़, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और है यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पंचमा क्या है, तो शिक्षा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, और लास्ट है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से हम आप लोग के एक बार दोहरा देते हैं, तो चलिए रिपीट कर देते हैं फिर से। और ये भी याद कर लीजिएगा कि जो है समता या समानता का अधिकार यहाँ कितने में वर्णन किया गया है, तो 14 से 18 याद कर लीजिएगा। 14 से 18 में किसका वर्णन किया गया है, तो समता या समानता का अधिकार। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद याद रख लीजिएगा, 19 से 22। उसके बाद है शोषण के विरोध अधिकार। शोषण के विरोध याद रख लीजिएगा, 23 से यहाँ पे 24 तक किया गया है इसका वर्णन। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 25 से जो है वो कितना है, तो 28 से है वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये 29 से 30 में वर्णन किया गया है। 29 से 30 याद कर लीजिएगा, ठीक है, 29 से 30 याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल जो है 32 में वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल इतना याद कर लीजिएगा। 14 से 18 समता या समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, और यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो याद कर लीजिएगा इसको और बिल्कुल यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। और चलते हैं हम लोग पार्टिकुलर रूप से एक एक करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग के अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो के। अगर कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या हमसे आप लोग के नहीं समझ में आता है या फिर हमसे समझाने में असमर्थ हैं तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल कहाँ से, तो 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 14 हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, विधि के समक्ष समानता। यानी जितने भी कानून बनाया जाएगा, जितने भी राज्य द्वारा या केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा, उस कानून के द्वारा सभी व्यक्तियों का समान अधिकार यानी समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लगेगा। ये नहीं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है उस पर कम अधिकार लगेगा और जिस पर कम जो पैसा कम कमाता है उस पर अधिक लगेगा, ऐसा नहीं है। यानी विधि के समक्ष यानी जो हमारा कानून है उसके समक्ष सभी लोग एक समान है। और नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति अगर भेदभाव करता है तो ये हमारा मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, ठीक है। यानी इस पर भेदभाव करना निषेध है, इसको आप लोग नहीं कर सकते हैं। जन्म के आधार पर नहीं कर सकते हैं। नस्ल, आप लोग किस नस्ल के, जैसे होता है ना, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो ये जो बौनापन होता है इसके आधार पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग, जो लड़का लड़की है उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान, किसी को ऐसा जगह जन्म हो जाता है जो कि
लोगों को एक मानसिकता हो जाता है कि ये खराब जगह है। तो ये जन्म स्थान के भी नहीं जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसकी ये सारे चीज़ पर भेदभाव पर निषेध है, यानी इस पर अगर आप भेदभाव करते हैं तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर जो आप लोग के नज़दीकी न्यायालय है वहाँ पे आप लोग जाकर और इसका सुनवाई करवा सकते हैं। ठीक है, अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, बिल्कुल कार्रवाई किया जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 16 है क्या चीज़, तो 16 है लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता। जितनी भी नौकरियां हैं वो सभी के समान अवसर है। ठीक है, सभी का समान अवसर है, यानी उसको प्राप्त करने के लिए, उस पद को ग्रहण करने के लिए सभी का समान अवसर है। आप चाहे तो जिस भी जाति के हो या जिस भी जाति का हो या जितनी भी आप लोग के पैसा है, सभी को आप लोग के समान यहाँ पे लोक नियोजन में समान अवसर दिया जाएगा। ये नहीं कि आप लोग के पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप लोग के पहले ले लिया जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको बाद में लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्या चीज़, तो अनुच्छेद 17 हम लोग देखते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब अस्पृश्यता होता क्या है, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। अगर आप लोग, अरे बहुत ज़्यादा बार पूछ दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितने में वर्णन है या अनुच्छेद 17 में क्या चीज़ वर्णन है, तो अस्पृश्यता का अंत छुआछूत। जैसे पहले क्या था, आज से अगर चल जाएगा 50-100 वर्ष पहले, तो पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा छुआछूत होता था। आज भी होता है। ठीक है, छुआछूत तो आज भी होता है, लेकिन आज बहुत कम है। ठीक है, जैसे बहुत कम है। अगर ये चीज़ अगर छुआछूत होता है तो आप लोग न्यायालय द्वारा जाकर, न्यूनतम जो नज़दीकी न्यायालय है तो वहाँ पे अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जो है हमारा मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है और छुआछूत का भावना आज भी है। तो नेक्स्ट हमारा है उपाधियों का अंत। यहाँ पे 18 में है क्या चीज़, उपाधियों का अंत। यानी अगर किसी भी पद पर अगर आप हैं, सरकारी कार्यरत हैं, यानी कार्य कर रहे हैं, किसी सरकारी को सेवा दे रहे हैं सरकार को, तो अगर आप वहाँ पे हैं तो अपना पद के साथ ही अपना नाम नहीं जुड़वा सकते हैं। जैसे आप लोग के बीपीएससी जैसे निकाल के एसडीएम बन जाते हैं तो एसडीएम फलना कुमार या ये चीज़ ऐसे नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, या दरोगा फलना कुमार, तो ये चीज़ करवाना क्या चीज़ है, एक प्रकार के अहंकार के भावना आ जाता है। इसीलिए ये उपाधियों का अंत है। अगर आप लोग किसी भी पद पर हैं तो अपने नाम के साथ जिस पद पर हैं उस पद के नाम नहीं जुड़वा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है 18 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कैसे, तो 19 से 22। ठीक है, 19 से 22 आर्टिकल याद रख लीजिएगा। ठीक है, एकदम सीरियल से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में वर्णन इसका किया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 19 समझते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम लोग प्रत्येक व्यक्तियों का ये स्वतंत्रता दिया गया है। तो हम लोग इसमें क्या वो पढ़ना है, तो याद रख लीजिएगा 6 इसमें पढ़ना है, अनुच्छेद 6 पढ़ना है। एक और इसमें था जो कि अभी बताएं कि 19 के जो एप है वो क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले 19 के ए में क्या है, तो बोलने का अधिकार है। ठीक है, बोलने का अधिकार एक ए में मिलता है, तो 19 के ए में मिलता है बोलने का अधिकार। ठीक है, बोलने का स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, हाँ लेकिन क्या बोलना है ये चीज़ भी है। अगर किसी को अगर बोलने का अधिकार है या बोलने की स्वतंत्रता है तो आप लोग किसी को गाली नहीं दे सकते हैं या अभद्र शब्द नहीं बोल सकते हैं जिससे कि किसी को क्या हो उसके भावना को ठेस पहुँचे, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग के याद रख लेना है। बोलने का मतलब है कि एक विचारक और बढ़िया शब्द होना चाहिए जो कि दोनों का मेल मिलाप हो, तो ऐसा मतलब कि आप लोग के बोलना है। नेक्स्ट है 19 के बी शांतिपूर्ण एकत्र। याद रख लीजिएगा, शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता। और याद रखिए इसी में बिना हथियार के। ठीक है, बिना हथियार के, ये न कि हथियार लिए हैं पूरा बढ़िया हथियार लिए हैं और शांति पूर्ण नहीं, बिल्कुल हिंसा के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मांगों को रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के बी में है। अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने या सभा बनाने की स्वतंत्रता है। याद रख लीजिएगा, संघ और या सभा बनाने की स्वतंत्रता
19 के सी में है। नेक्स्ट है 19 के डी में देश में आवागमन, यानी देश के सभी जगहों पर आप लोग के घूमने के स्वतंत्रता है। इसमें अपवाद रख लीजिएगा एक जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे प्रावधान है जो कि आप लोग कहीं कहीं स्थान पर लेकिन अब कर दिया गया है, लेकिन अभी भी आप लोग के देख रहे हैं कि पहलगाम में किस तरह से हो गया है हाल ही 2025 में, आप लोग के पता ही होगा। तो ये आप लोग के है यहाँ पे अपवाद में जम्मू और कश्मीर के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 19 के ई, ठीक है। 19 के ई देश में निवास करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आप लोग निवास कर सकते हैं, यानी भारतीय देश में कहे तो अनुच्छेद 19 के ई के द्वारा। अनुच्छेद 19 के जी में व्यापार व आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो चलिए इसको हम लोग एक बार ट्रिक के साथ याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, ये सरकार एक काम कर रही है, ठीक है। सरकार गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है और उसके काम से हम लोग क्या है संतुष्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसी के काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो सबसे पहले हम उसको बोलेंगे, क्या करेंगे, बोलेंगे कब, किसके तहत, तो अनुच्छेद 19 के ए के तहत। अगर हम लोग बोलेंगे आवाज़ सरकार के पास नहीं जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 19 के बी के तहत शांतिपूर्ण एकत्र होंगे, ठीक है, और सभा बनाएंगे, शांतिपूर्ण एकत्र बिना हथियार के होंगे, तो भी नहीं सरकार के पास आवाज़ पहुंची। तो फिर हम लोग क्या करेंगे और अच्छा से हम लोग संघ बनाने के प्रयास करेंगे और फिर बोलेंगे और सरकार के पास आवाज़ पहुंचाने के प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 19 के सी के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 19 के डी, देश में आवागमन। अगर फिर भी सरकार संघ बनाए, फिर भी सरकार के पास क्या कर रहा है, आवाज़ नहीं पहुंचा, तो फिर हम लोग देश में पूरा आवागमन करेंगे और सरकार भी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है हम लोग देश में निवास, कहीं भी एक स्थान पर निवास करेंगे, सभा बनाएंगे, उसके बाद हम लोग निवास करके वहाँ से क्या करेंगे, अपना आवाज़ पहुँचाएंगे। उसके बाद जब वहाँ निवास करेंगे तो कुछ खाने के लिए भी चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग व्यापार या आजीविका चलाएंगे। तो ये है आप लोग ये ट्रिक के साथ है कि देखिए किस तरह से पहले बोलना, उसके बाद शांतिपूर्ण एकत्र होना, फिर संघ बनाया, फिर आवागमन किया, उसके बाद है निवास किया और जीविका चलाया। तो इस तरह से याद कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो प्रेस हम लोग मीडिया कहते हैं, प्रेस का भी जो बोलने का अधिकार है अनुच्छेद 19 के ए के तहत है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के ए के तहत ही दिया गया है प्रेस के बोलने का स्वतंत्रता। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनुच्छेद 21 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्ट दंडित कर दिया जाएगा, उसको भी 3 तरह के स्वतंत्रता दिया गया है। देखिए थोड़ा सा संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप लोग संविधान के पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आप लोग के हेल्पफुल होगा। अपना अधिकार जानेंगे, अपना बोलने जानेंगे, अपना अधिकार मांगने के लिए जानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा पढ़ने के लिए आवश्यक है। आप लोग कुछ पढ़िए चाहे ना, लेकिन अपना जो अधिकार है वो चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसको 3 तरह का स्वतंत्रता दिया गया है, 3 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया है। वो कौन कौन, तो याद कर लीजिएगा 3 प्रकार के। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि एक ही अपराध और सज़ा काट के आ गया, एक अपराध कर दिया सज़ा काट के आ गया और फिर उसको हम उसी अपराध के लिए जेल में डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। केवल एक अपराध किया है तो एक बार सज़ा काटेगा, उसके बाद जो है उसका सज़ा पूर्ण हो जाएगा, समय अवधि पूर्ण हो जाएगा, तो उसका सज़ा फिर माफ़ हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि अगर अपराध करने के समय जो कानून था उसी समय के सज़ा, उसी समय के कानून के साथ उसे सज़ा मिलेगा। मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर देता है, मर्डर कर देता है और उसका जो है उस समय का जेल में रहने के लिए सज़ा कितना है, तो 20 वर्ष है, ठीक है, और 20 वर्ष है और फिर तुरंत यानी आज मर्डर किया, कल क्या हो गया, बढ़ा के 40 वर्ष कर दिया गया। तो आप लोग याद रख लेना है कि कल अगर मर्डर किए तो कल के जो 20 वर्ष था वो 20 वर्ष रहेगा, ये नहीं कि 40 वर्ष अब सज़ा काट रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी नहीं तो पहले बने हुए कानून के अनुसार और नहीं बाद में बने हुए कानून के अनुसार सज़ा दिया जाएगा, बल्कि जो वर्तमान में अभी है कानून उसी कानून के तहत सज़ा मिलेगी। उसके बाद है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, गलती कर दिया, ठीक है, अपराध कर दिया गया है, तो अगर न्यायालय में पेश किए तो उसमें उसको बार बार ये बाध्य नहीं करेंगे, बाध्य नहीं कर सकते हैं कि ये गछ हो कि तू अपराध किया है, ऐसे आप लोग नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा अपराध सिद्धि जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में अधिक संरक्षण। नेक्स्ट है 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सभी को लिए स्वतंत्र रूप से जीने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है
यहाँ पे अनुच्छेद 21A और ये जो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2000 कितना में, तो 2000 जो है 2 में इसको जोड़ा गया है। स्वतंत्र क्या है तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया है, तो याद रख लीजिएगा कि 12 से 14 वर्ष के बच्चा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उसके लिए क्या करेगा राज्य सरकार, समस्त बच्चों को राज्य सरकार विधि द्वारा अवधारित निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। याद रख लीजिएगा, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट हमारा और सबसे लास्ट है, याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध संरक्षण याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 22 में क्या है, तो 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। 22 और 20 में बहुत जो है 20 और 22 में बहुत सारे स्टूडेंट के और विद्यार्थियों को दिक्कत होता है। तो याद कर लीजिएगा, इसको किस तरह से याद करना है कि पहले अपराध है या फिर बाद में अपराध है। और तो याद रख लीजिएगा, इसमें 22 में है गिरफ्तारी और यहाँ पे है अपराध। तो पहले लोग अपराध करते हैं, उसी को फिर बाद में गिरफ्तार किया जाता है। तो पहले अपराध होगा उसके बाद गिरफ्तार होगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो पहले अपराध उसके बाद गिरफ्तार, न कि अपराध करें पहले गिरफ्तार कर लें उसके बाद अपराध करें। तो याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 22 में हो गया गिरफ्तार के लिए। तो इसके लिए भी 3 गो क्या किया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया, कोई दोष नहीं है, धरना प्रदर्शन दे रहा है और अचानक से हिरासत में ले लिया, ठीक है, तो उसके लिए 3 गो क्या दिया गया है, 3 अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया है। सबसे पहला स्वतंत्रता है कि हिरासत में लेने के लिए कारण बताना होगा कि आप हम लोग किस कारण से आप हमको गिरफ्तार करें या हिरासत में ले रहे हैं, ये बताना होगा पुलिस कर्मियों को। और दूसरा है क्या चीज़, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। मतलब कि अगर व्यक्ति हिरासत में ले लिया और 24 घंटा से ज़्यादा रख ले है और पूरा पिटाई कर रहा है थाने में, तो इसके लिए ये हमारा मौलिक अधिकार के हनन हो रहा है। ऐसा अगर कर रहा है तो वो पुलिसकर्मी को तुरंत से तुरंत न्यायालय में पेश किया जाएगा और बताना होगा, ठीक है, कि हमको साथ ऐसा बिहेव हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, पुलिस को जेल में जाकर मारने के लिए अधिकार नहीं होता है, जो 24 घंटे के लिए, जहाँ पे जेल जो थाना कहते हैं, थाना में मारने के अधिकार नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसको मार सकता है, समझा सकता है, नहीं कि ऐसे हिरासत में ले लिया उसको बड़ियारी मार रहे हैं डंडा से, तो ऐसा नहीं हो सकता है, याद रख लीजिएगा। इसमें 24 घंटा जो है आने जाने के समय छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आने जाने में जितना न्यूनतम जो दंडाधिकारी है उसमें आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाना होगा। नेक्स्ट है जो है उसे अपनी पसंद के वकील के सलाह लेने का अधिकार होगा, ठीक है, उसे अपनी पसंद के वकील का सलाह लेने का अधिकार होगा। याद रख लीजिएगा, ये कब है तो 22 में है, आर्टिकल 22 में है, याद कर लीजिएगा, मौलिक अधिकार में। शोषण के विरोध अधिकार से 23 का सबसे पहले वर्णन कहाँ से मिलता है, तो 23 और 24 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद कितना में है वर्णन, तो 23 और 24 में वर्णन है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद जो है क्या है, 23 में क्या है, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। इसका मतलब होता है कि मानव, इसका मतलब होता है इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद, ठीक है, खरीद नहीं सकते हैं, बिक्री नहीं कर सकते हैं, बरियरी आप लोग बेगारी नहीं करवा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य जबरदस्ती लिए हुए श्रम को प्रतिषेध किया जाता है। तो आर्टिकल 1 किसके अनुसार, तो 23 के अनुसार होता है, ठीक है। जिसके अगर उल्लंघन आप करते हैं, उल्लंघन आपको अगर कराया जा रहा है, बरियरी आपको श्रम लिया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, बेगारी करवाया जा रहा है, तो आप आर्टिकल 23 के तहत आप लोग जा सकते हैं, कोर्ट में, न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दंडनीय अपराध है अगर आप लोग से क्या करा रहा है, मानो बरियरी आप लोग को ज़बरदस्ती बेगारी करवा रहा है या श्रम करवा रहा है, तो ऐसे अगर करवा रहा है तो आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल दंडनीय अपराध है। उसके बाद यहाँ पे याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है,
तो अनुच्छेद जो है 24 बालक के नियोजन का प्रतिषेध। बालक का नियोजन का प्रतिषेध मतलब होता है कि 14 वर्ष से, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप लोग काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कल कारखाना हो गया, अन्य जैसे किसी जोखिम भरे काम को आप जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, शर्म नहीं करवा सकते हैं। ये अगर ऐसे करवाते, अगर पकड़ा जाता है तो आप लोग जो है जेल में क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, दंडनीय अपराध है। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। यानी शोषण के विरुद्ध, शोषण आप लोग किसी पर नहीं कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध भी 2 प्रकार के 2 अनुच्छेद यहाँ पे लिखा गया है। पहला 23 और दूसरा 24। 23 हम लोग बताएं मानव दुर्व्यवहार और बलात् शर्म का प्रतिषेध और बालक के नियोजन का प्रतिषेध, तो ये दोनों बता दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और बिल्कुल अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। 25 में क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं किसी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल कितना में किया गया है, तो आर्टिकल जो है 25 में है, ठीक है। 25 में, ये आर्टिकल 25 में किसी भी आप लोग धर्म का पालन कर सकते हैं, मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता है आप लोग के। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद कितना, तो 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगर आप लोग धार्मिक कार्यों, जैसे धार्मिक कार्यों का क्या होता है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पहले हम लोग जान लेते हैं कि 26 में आर्टिकल कितना में है, 26 में है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं स्थापना, यानी व्यक्ति किसी भी धर्म को, अपना जो धर्म है उस धर्म को संस्थापन कर सकता है। पोषण करने के विधि, संपत्ति के अर्जन करने, स्वामित्व व प्रशासन अधिकार, ये सारे चीज़ इसमें 26 में दिया गया है। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। यानी धर्म को किसी भी मानने की या संस्थापक करने की, स्थापना करने की, ये आप लोग के क्या है, अधिकार है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के इन तक बने रहिएगा तो आप लोग बहुत ही सीखिएगा। और लास्ट में आप लोग के 5 क्वेश्चन देने वाले हैं और 5 क्वेश्चन को आप लोग के कमेंट में आंसर बताना है, तो आप लोग इन तक ज़रूर बने रहिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे 27 धार्मिक संपोषित। धार्मिक संपोषित मतलब क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा। यहाँ 27 में सबसे पहले वर्णन किया गया है, राज्य किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी ऐसे कर तो कैसे कर, जिसका आय किसी भी विशेष धार्मिक संस्थाओं को या धार्मिक संप्रदायों की उन्नति संपोषित में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी हो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये याद रख लीजिएगा। आप किसी भी धर्म के लिए, किसी भी धर्म को क्या करने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, किसी धर्म को प्रचार करने के लिए राज कभी भी किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी बाध्य नहीं कर सकता है, कर नहीं दे सकता है, ठीक है, कर नहीं मांग सकता है किसी विशेष धार्मिक के लिए। ये क्या है, आर्टिकल, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल जो है 27 में एक निहित है, ठीक है, ये वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 28 में क्या चीज़, कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। याद रख लीजिएगा, राज्य विधि से ऐसे पूर्णतः क्या कर सकती है, किसी भी शिक्षा संस्थाओं के कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षा संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश के बलात् सुनने के लिए हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में दिया गया है, तो 28 में दिया गया है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है, आप लोग के सामने यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे 5 मौलिक अधिकार कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें हम लोग 5 देखते हैं, यानी 5वां देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। शिक्षा संबंधित अधिकार याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। इसमें 2 अनुच्छेद है, 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षक।
अल्पसंख्यक जैसे में जितने भी निम्न जिसका संख्या कम है, ठीक है, तो उसके लिए मौलिक अधिकार के उसके लिए अलग से विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक अपने भाषा या लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, याद रख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा याद रखिएगा क्या है वो 30 में क्या है, शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशंसा करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये भी अधिकार है। आर्टिकल जो है कितने में, तो अनुच्छेद 30 में यह वर्णन किया गया है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्या चीज़, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। इसी को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा कहे थे। कहेगा कि संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो आर्टिकल जो है 32 को याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझिएगा कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह से समादेश, जिसको हम लोग कहते हैं रीट, ठीक है, रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से क्या कर रहा है, अपना अधिकार को छोड़कर और उसे बढ़ चढ़कर काम कर रहा है, या किसी भी व्यक्ति को क्या कर रहा है, अपना अधिकार को हनन कर रहा है, ठीक है, अधिकार से अधिकार को हनन कर रहा है, तो वैसे व्यक्तियों को या किसी भी तरह से क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कर रहा है, 5 तरह से रीट जारी करने की प्रदान की गई है, 5 तरह से रीट निकालता है। सबसे पहले रीट क्या है, बंध्या प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई व्यक्ति को मान के चलिए कि जेल में क्या किया है, 24 घंटा से अधिक समय तक उसको रखा हुआ है, तो ठीक है, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बंध्या प्रत्यक्षीकरण द्वारा 24 घंटा से अधिक अगर रहता है तो ये बंध्या प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आता है, याद रख लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट बंध्या प्रत्यक्षीकरण करेगा। उसके बाद है परमादेश। उसके बाद है परमादेश, मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं कि आप लोग जो है आप 24 घंटा से अंदर अधिक क्यों रखें। उसके बाद है प्रतिषेध लेख। अगर ऊपरी जो न्यायालय होता है वो निचली न्यायालय को ये आदेश देता है कि अगर आप लोग के अगर इस पर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार नहीं कर सकते हैं, ये आदेश देता है। उसके बाद है उत्प्रेक्षण। उसके बाद अधिकार परीक्षा लेख। यही 5 तरह से रीट निकालता है। कहेगा कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने तरह के रीट जारी करते हैं, तो 5 तरह के रीट जारी करते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बंध्या प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा लेख, ये 5 बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, भाग 3। भाग 3 के जो है अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद है। अपवाद में क्या आता है, तो 33 और 34। 33 और 34 में क्या है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग देख। आर्टिकल 33 में क्या है, तो याद रखिएगा, इस अनुच्छेद के तहत जो है अगृहीत वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्य के उचित पालन और उनके अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकेगी कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस सीमा का प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी जो है ये मौलिक अधिकार को कितने कहाँ तक उसको स्थगित किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, निर्णय कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, ठीक है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। या जैसे सशस्त्र बल हो गया, पुलिस बल हो गया, ये सारे चीज़ आ जाएगा, आगे हम बताने वाले हैं। तो उसमें जो है आप लोग के कुछ मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। आर्टिकल 34 में उसी भी प्रकार से है। देखिए, यदि भारत में किसी राज्य क्षेत्र सेना विधि या मार्शल लॉ बताएंगे आगे कि क्या होता है, लागू होता है, तो संसद क्या करता है, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का कानून बना सकती है। तो ये आर्टिकल कितने के अनुसार, तो 34 के अनुसार, याद रख लीजिएगा। संसद ये कानून बना सकता है कि ये एरिया में पूरा दम सील होना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति को नहीं निकलना है, 24 घंटा अंदर ही रहना है, तो बस अंदर रहना है, ठीक है। ये मार्शल लॉ
ये पूरा अधिकार मार्शल लॉ क्या होता है आप लोग के आगे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा मार्शल लॉ ही आ गया। मार्शल लॉ का तात्पर्य क्या होता है? सैन्य शासन, याद रख लीजिएगा। क्या होता है? सैन्य शासन होता है। मार्शल लॉ का तात्पर्य क्या होता है? तो सैन्य शासन। इसका मतलब क्या होता है? तो यह जो है तब लागू किया जाता है जब असाधारण परिस्थितियां, जैसे में युद्ध हो जाता है, अशांति हो जाएगा या दंगा हो जाएगा या कानून के उल्लंघन हो जाएगा, तब मार्शल लॉ ये पैदा होता है। तो मार्शल लॉ में होता है क्या कि पूरा जो है उस एरिया के, जिस एरिया में मार्शल लॉ लगाया जाएगा उस एरिया में पूरा जो है अधिकार, पूरा शक्ति किसके पास रहेगा? तो सैनिक के पास। आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस जितना आप लोग के कहा गया है मीडिया के थ्रू, जितना आप लोग के दिया गया है अधिकार, अगर उसमें से कुछ अधिकार समाप्त कर दिया गया है और जितना अधिकार लागू किया गया है उतने ही से आप लोग के उसी के सीमा के अंतर्गत रहना है। अगर इससे अगर ज़्यादा अगर देखिएगा कि 6 हमको अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसके हम थ्रू करेंगे, तो नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है, सैन्य शासन लगा हुआ है। सैन्य शासन में मतलब पूरा जो वहाँ शक्ति है वो सैनिक के पास है, तो उसी को हम लोग मार्शल लॉ। और कब मार्शल लॉ लगता है? तो जब युद्ध आ जाता है, जब अशांति फैल जाता है, दंगा या कानून का उल्लंघन होता है, तब मार्शल लॉ लगता है। उसके बाद यहाँ पे एक याद रख लीजिएगा, और से इसमें कुछ वर्णन किया गया है, आप लोग मौलिक अधिकार में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अब ऐसा नहीं है, हमारे देश में विदेशियों भी आ रहे हैं और भारतीयों भी है, तो दोनों का मौलिक अधिकार सेम होगा? बिल्कुल नहीं। यानी तो यहाँ पे हम लोग यही लिखे हैं कि केवल भारतीयों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है, और भारतीयों और विदेशियों दोनों को कौन मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये 5 जो है, ये 5 जो मौलिक 5 अनुच्छेद है, ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? तो भारतीयों को प्राप्त है। ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। याद रख लीजिएगा, 15, 16, उसके बाद 19, उसके बाद 29 और 30, ये 6 किसको प्राप्त है? तो याद रख लीजिएगा, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा है क्या चीज़? और नेक्स्ट है विदेशियों और भारतीयों दोनों को प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी भारत के साथ साथ विदेशियों के भी प्राप्त है। वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है? तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कितने, तो देखिए 14 आर्टिकल कितना, 14 आर्टिकल 20 आर्टिकल कितना 21 आर्टिकल 21 के ए, आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 आर्टिकल 25 आर्टिकल 28, ये जो है कितने आर्टिकल हुए? तो 8 आर्टिकल जो है वो विदेशी और ये भारतवासियों दोनों का प्राप्त है। याद रख लीजिए, दोनों को प्राप्त है। यहाँ पे आर्टिकल 8 गो है और 5 आर्टिकल ऐसे केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा, ये नहीं कि आप लोग जो है नहीं याद कीजिएगा। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए हैं, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग चलते हैं, जो कि 5 गो प्रश्न आप लोग के लिए लेके आए हैं। अब आप लोग के बताना है कमेंट में, बिल्कुल कमेंट में भर भर के क्या करना है? देना है इसका आंसर, बिल्कुल कमेंट में दे देना है आंसर। तो सबसे पहले हम लोग के क्या है मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड हम लोग 5 गो प्रश्न में से सबसे प्रथम प्रश्न क्या है? तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। बिल्कुल दम और बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रश्न है, आप लोग के आंसर कमेंट में दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि अनुच्छेद जो है 17 में क्या वर्णन किया गया है, बिल्कुल कमेंट में देना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है। उसके बाद सबसे लास्ट कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने में वर्णन है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद कहाँ से लेके कहाँ तक वर्णन किया गया है। तो ये 5 प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, आप लोग के कमेंट में बिल्कुल लिखकर और दे देना है। तो चलिए अब हम लोग ये अनुच्छेद वाला मौलिक अधिकार का जो है चैप्टर हम लोग समाप्त तो कर दिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।